आज हम पढ़ेंगे मुसोलिनी की विदेश नीति। तो मुसोलिनी का उत्थान कैसे हुआ, उसकी गृह नीति हम पहले पढ़ चुके हैं। अब उसकी विदेश नीति जिसने न केवल इटली को वरन संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण में भी एक थी। तो क्या थी उसकी विदेश नीति जो थी? मुसोलिनी कहा करता था कि इटली का विस्तार उसके जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। इटली का विस्तार होना चाहिए, नहीं तो उसका विनाश हो जाएगा। और पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णय से इटली की प्रादेशिक विस्तार की आकांक्षा पूरी नहीं हुई थी, जिससे कि वहाँ की राष्ट्रीय चेतना को आघात पहुंचा था। फासीवादी सिद्धांत दो प्रमुख रूप से विदेश नीति उनकी थी। पहली, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इटली को सम्मानित स्थान दिलवाना, उसे विश्व की महान शक्तियों में शामिल करना। दूसरा, भूमध्य सागर एवं अफ्रीका में इटली का विस्तृत साम्राज्य स्थापित करना। तो इस नीति को लागू करने के लिए, पूरा करने के लिए उसने जो कार्य किए वो इस प्रकार है। सबसे पहले उसने रोड्स एवं डोडिकनीज द्वीप समूहों पर अधिकार कर लिया, क्योंकि ये सागर तट पर थे और सागर तट पर स्थित होने के उपरांत भी मुसोलिनी का मानना था कि इटली को महासागर की पर्याप्त छूट उपलब्ध नहीं है। इटली स्वेज नहर अथवा जिब्राल्टर मध्य के मार्ग से ही समुद्र पर जाता है। मुसोलिनी का मानना था कि स्वेज नहर किसी भी दुर्घटना के फलस्वरूप बंद हो सकती थी। इस कारण भूमध्य सागर में इटली की स्थिति एक कैदी की भांति थी। तो उसने पेरिस शांति संधि में भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में स्थित रोड्स एवं डोडिकनीज द्वीप समूहों पर दावा किया गया था इटली की तरफ से, किंतु वो पूरा नहीं हुआ और 1920 में सेर्वे की संधि के द्वारा इन द्वीपों पे से इटली का अधिकार समाप्त हो गया था। इसके पश्चात इटली की सरकार ने घोषणा की कि वह तुर्की के साथ 1920 की संधि को कार्यान्वित नहीं करेगा। यद्यपि ब्रिटेन और यूनान ने इस घोषणा का विरोध किया था, किंतु 1923 में लौसान संधि के द्वारा रोड्स एवं डोडिकनीज द्वीपों पर इटली के अधिकार की पुष्टि हो गई। तो इस प्रकार इटली को उसका पहला जो विदेश नीति थी उसमें सफलता प्राप्त हुई कार्य में। दूसरा उसका था कॉर्फ्यू पर आक्रमण। अगस्त 1923 में अल्बानिया और यूनान की सीमा निर्धारित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय आयोग के इटालियन अध्यक्ष एवं उनके 4 सहयोगियों की यूनान में जनीना के निकट हत्या कर दी गई। इसका सूचना मिलते ही इटली की सरकार ने यूनान को एक चेतावनी भेजी, जिसमें उसने इटली के उच्च अधिकारी के सहयोग से मामले की जांच करवाने तथा 5 करोड़ लीरा क्षतिपूर्ति के रूप में देने और क्षमा मांगने को कहा। यूनान की सरकार ने कुछ मांगों को राष्ट्र प्रतिष्ठा और प्रभुसत्ता के प्रतिकूल कहकर मना कर दिया। इस पर इटली ने अपने जहाजी बेड़े को 31 अगस्त को यूनान के कॉर्फ्यू द्वीप पर बम वर्षा और उस पर अधिकार करने के लिए भेजा। यूनान ने राष्ट्रसंघ की परिषद और राजदूतों के सम्मेलन से इस समस्या के निर्णय की प्रार्थना की। मुसोलिनी ने घोषणा की कि राष्ट्रसंघ को इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके पश्चात जो राष्ट्रसंघ का सम्मेलन इस बारे में विचार विमर्श हुआ और इस सम्मेलन ने यूनान के मामले की जांच करके दोषी लोगों को सजा देने को कहा। सम्मेलन ने यूनान को इटली से क्षमा मांगने और 5 करोड़ लीरा की क्षतिपूर्ति देने को भी कहा और इटली को कर्फ्यू से अपनी सेनाएं हटाने के लिए कहा। और जब यूनान द्वारा क्षतिपूर्ति की गई तो इटली ने सेनाएं हटा ली। तो इस प्रकार यहाँ पर जो राष्ट्रसंघ था वो मुसोलिनी की विस्तारवादी नीति, उसकी महत्वाकांक्षाओं पर रोक नहीं लगा सका, असफल सिद्ध हुआ। उसके बाद फ्यूम और अल्बानिया पर अधिकार किया गया। पेरिस की शांति परिषद ने फ्यूम बंदरगाह के प्रश्न पर इटली तथा युगोस्लाविया में तीव्र मतभेद था, तो इस समय इन्होंने फ्यूम को स्वतंत्र बना दिया था। 1924 में मुसोलिनी ने युगोस्लाविया से समझौता करके फ्यूम का उपनगर पोर्ट बोरोस्क उसे दे दिया और फ्यूम पर स्वयं अधिकार कर लिया था। इस प्रकार एड्रियाटिक सागर में मुसोलिनी ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। नवंबर 1926 में जोगुक की सरकार के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह आरंभ हुआ, अतः इटली के पास उन्हें सहायता मांगना पड़ा। मुसोलिनी ने इस स्थिति का लाभ उठाया और 26 नवंबर 1927 को टिराना नामक स्थान पर अल्बानिया से संधि कर ली, जिसे टिराना की संधि कहते हैं। इस संधि की शर्तें ये थी कि इस संधि द्वारा इटली ने अल्बानिया की राजनीतिक एवं प्रादेशिक अखंडता को यथावत बनाए रखा। अल्बानिया को अगर किसी और देश से समझौता करना है तो वो इटली विरोधी नहीं होना चाहिए और इटली के सैनिक पदाधिकारी अल्बानिया की सेना को प्रशिक्षण देंगे। एक तरह से अल्बानिया को इटली का सुरक्षित राज्य बना दिया गया। इस प्रकार मुसोलिनी ने इटली के राष्ट्रवादियों के प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ से चली आ रही अभिलाषा को पूरा कर दिया, परंतु मुसोलिनी जो था वो संतुष्ट होने वाला नहीं था। उसे अभी और अधिक विस्तार करना था, वर्साई की संधि में संशोधन कराने थे, इसलिए उसने बड़े राष्ट्रों के साथ मैत्री नीति को अपनाया। सबसे पहले उसने रूस के साथ संधि की
मुसोलिनी को भूमध्य सागर में फ्रांस के विरुद्ध अपने दावों का समर्थन करने के लिए और दक्षिण पूर्वी यूरोप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए रूस जैसे बड़े देश के सहयोग की आवश्यकता थी। तो मुसोलिनी ने सर्वप्रथम उसने रूस के साथ 1924 में एक समझौता किया, जिसके अनुसार इटली की सरकार ने सोवियत सरकार को वैध मान्यता प्रदान की और उसके साथ व्यापारिक समझौता कर लिया। वह रूस को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाने का भी प्रयत्न करने लगा। इस प्रकार दोनों देशों में घनिष्ठता बढ़ी। फिर फ्रांस से संधि। मुसोलिनी द्वारा सत्ता प्राप्त करने के बाद फ्रांस और इटली के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी भूमध्य सागर और बाल्कन क्षेत्र में दोनों की प्रतिद्वंद्विता थी। दोनों इन क्षेत्रों में विस्तार करना चाहते थे। फ्रांस द्वारा ट्यूनिस पर अधिकार कर लेने पर दोनों देशों में मतभेद बढ़े थे। दोनों देशों में सैद्धांतिक दृष्टि से भी मतभेद था। एक और इटली में अधिनायक तंत्र था तो दूसरी ओर फ्रांस में लोकतंत्र। मुसोलिनी भूमध्य सागर को रोमन झील बनाना चाहता था। फ्रांस भी भूमध्य सागर में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। पर जब हिटलर का उदय हुआ तो हिटलर की जिस विस्तारवादी नीति के कारण फ्रांस और इटली नजदीक आए। 1934 में जब हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने की चेष्टा की तो मुसोलिनी ने ब्रेनर के दर्रे में अपनी सेना भेजकर हिटलर को ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने से रोका था, जिसका कारण ये हुआ कि फ्रांस और इटली के रिश्तों में सुधार आने लगा। जनवरी 1935 तक फ्रांस तथा इटली में एक समझौता हुआ, जिसमें लीबिया के कुछ हजार वर्ग मील मरुस्थलीय प्रदेश तथा जिबूटी से अदीस को जाने वाले रेल में फ्रांस के जो हिस्से थे उन्हें इटली को देकर समझौता कर लिया। संभवतः इसी भेंट से मुसोलिनी ने फ्रांस के विदेश मंत्री लावास से अबिसिनिया पर अधिकार करने की आकांक्षा प्रकट की और ऐसा विश्वास किया जाता है कि लावास में मुसोलिनी को यह आश्वासन दिया कि अबिसिनिया में फ्रांस का कोई हित नहीं है, अर्थात उसे छूट दे दी गई। उसके पश्चात जब उसका फ्रांस से भी मैत्री हो चुकी, रूस से भी मैत्री हो चुकी, तो वो अबिसिनिया पर उसने आक्रमण किया। इटली प्रारंभ से ही अबिसिनिया पर अधिकार करना चाहता था और मुसोलिनी के लिए स्वाभाविक था कि वह अबिसिनिया को इटालियन साम्राज्य में लाने का प्रयास करे। तो क्या है कि इटली साम्राज्यवादी दौड़ में बहुत बाद में आया था, तो एक अबिसिनिया ऐसा देश बचा था जहां इटली का साम्राज्य विस्तार हो सकता था। 1931 में, उससे पूर्व भी कुछ राज्य से 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर राष्ट्रसंघ की निर्बलता प्रकट कर दी थी। इससे मुसोलिनी का जो उत्साह था वो काफ़ी बढ़ा हुआ था। मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर आक्रमण करने का निश्चय तो कर लिया, पर बिना ब्रिटेन और फ्रांस का आशीर्वाद प्राप्त किए वहां पर आक्रमण करना उसके लिए आसान नहीं था, खतरे से खाली नहीं था। जर्मनी में हिटलर का प्रादुर्भाव एक ऐसा खतरा था जिसका विरोध करने पर इटली ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकता था। स्ट्रोसा मोर्चा का निर्माण इसी नीति का परिणाम था। स्ट्रोसा मोर्चा जो था वो बना था जर्मनी के भय के कारण, क्योंकि जर्मनी से सबसे अधिक भय जो था वो था फ्रांस को। 5 दिसंबर 1934 को इटालियन सोमालीलैंड और अबिसिनियन की अनिश्चित सीमा पर वलवल नामक स्थान में दोनों पक्षों के मध्य एक छोटा सा संघर्ष हुआ, जिसमें 30 इटालियन मारे गए। मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर आक्रमण करने का यह अवसर उचित लगा। उसने तुरंत ही अबिसिनिया से क्षमा याचना करने तथा क्षतिपूर्ति के रूप में भारी रकम की मांग की। अबिसिनिया इसका निर्णय राष्ट्रसंघ को सौंपना चाहता था। 8-10 माह तक राष्ट्रसंघ ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की, जिससे कि मुसोलिनी का जो हौसला था वो और बुलंद हो गया और अक्टूबर 1935 में उसने अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। इटली की सेना ने अडोबा लेकर शीघ्र ही अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। हालांकि राष्ट्रसंघ जो था वो उसने इटली को आक्रांता जरूर घोषित किया, पर उसके विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिसके कारण इटली आगे बढ़ता रहा। और मई 1936 में अबिसिनिया की राजधानी अदिस अबाबा पर इटली ने अधिकार कर लिया। अबिसिनिया का सम्राट इंग्लैंड की शरण में भाग गया और इटली के शासक को अबिसिनिया का सम्राट घोषित किया गया। और नवंबर 1938 में ब्रिटेन और फ्रांस ने अबिसिनिया को इटली को अबिसिनिया पर मान्यता प्रदान कर दी, आधिपत्य को। इस प्रकार राष्ट्रसंघ के मौलिक सिद्धांतों को ही तिलांजलि दे दी। उसके पश्चात अब उसका उत्साह बहुत अधिक बढ़ गया था। उसने रोम बर्लिन दूरी का निर्माण किया। अबिसिनिया युद्ध में इटली की विदेश नीति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब वह अवसरवादी हो गया था। अब ब्रिटेन और फ्रांस के साथ उसके संबंध बिगड़ने लगे थे और जर्मनी के जो प्रति उसका रवैया जो था वो अधिक सहयोगात्मक हो रहा था, क्योंकि अब उसे लगता था कि जर्मनी जो है वो उसका सहयोग ज़्यादा अधिक अच्छे से करेगा, क्योंकि जब उसने अबिसिनिया की विजय की थी तो जर्मनी ने इसके अधिकार को, इटली के अधिकार को मान्यता दे दी थी। इस कारण अक्टूबर 1936 में दोनों के बीच एक संधि हुई जो रोम बर्लिन दूरी के नाम से विख्यात है।
इटली 1937 में उस संधि में भी सम्मिलित हो गया जो जर्मनी ने रूस के विरुद्ध नवंबर 1936 में जापान से की थी। यह संधि कॉमिटान विरोधी संघ के नाम से विख्यात है। दिसंबर 1937 में मुसोलिनी ने राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र दे दिया और इस प्रकार जर्मनी, जापान और इटली का एक संघ बन गया जिसे रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी कहा गया। उसके पश्चात अब इटली को शक्तिशाली मित्रों का सहयोग भी मिल चुका था, तो उसकी महत्वाकांक्षाएं और अधिक बढ़ गई थी। स्पेन के गृह युद्ध में उसने हस्तक्षेप किया। 1931 में स्पेन में गणतंत्र की स्थापना हो गई थी, किंतु आरंभ से ही दक्षिण पक्षीय और वाम पक्षीय दलों में संघर्ष था, जिसके कारण वहां पर एक भयंकर गृह युद्ध शुरू हो गया। इसमें एक तरफ गणतंत्रीय सरकार थी जिसमें सभी वाम पक्षीय दल सम्मिलित थे। दूसरी ओर अपने आप को राष्ट्रीय कहने वाले रूढ़िवादी लोग थे, जिनका नेता जनरल फ्रैंको था, जो फासीवादी प्रवृत्ति का था। शीघ्र ही संघर्ष का वास्तविक रूप प्रकट हो गया। सेना फासिज्म का प्रतीक बन गई, जिसके साथ चर्च, सामंत वर्ग, पूंजीपति आदि प्रतिक्रियावादी शक्तियां थी और गणतंत्र लोक सत्तात्मक शक्तियों का केंद्र बन गया। गणतंत्र का झुकाव क्रांतिकारी वर्गों की ओर अधिक था। इस परस्पर विरोधी सिद्धांतों के संघर्ष की ओर शीघ्र ही अन्य राज्यों का भी ध्यान गया। इटली भूमध्य सागर में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, उसके लिए ये एक अच्छा अवसर था। फ्रैंको ने सहायता की प्रार्थना की और मुसोलिनी इसके लिए तैयार हो गया। मुसोलिनी ने के इस निर्णय के पीछे उसके अनेक उद्देश्य थे। यदि उसकी सहायता से फ्रैंको स्पेन में शासक बन जाता तो भूमध्य सागर में इटली का प्रभुत्व बढ़ जाता। वह स्पेन के समुद्रवर्ती क्षेत्रों में अपने नौसेना और वायुसेना के अड्डे स्थापित कर सकता था। इसके साथ ही इटली का औद्योगिक विकास करने हेतु उसे स्पेन से पर्याप्त मात्रा में लोहा, तांबा, जस्ता, रांगा आदि युद्धोपयोगी धातुओं की प्राप्ति हो सकती थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर उसने फ्रैंको की सहायता को देना स्वीकार किया। जर्मनी ने भी फ्रैंको को सहायता देना आरंभ कर दिया, क्योंकि उसका विचार था कि यदि स्पेन में उसका मित्र फ्रैंको सत्तारूढ़ हो जाएगा तो फ्रांस को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसकी सैन्य शक्ति केवल राइन सीमा तक पर केंद्रित न रहकर विभाजित हो जाएगी। इसका जर्मनी को निश्चित लाभ मिलेगा। इंग्लैंड और फ्रांस की जनता की सहानुभूति जो थी वो गणतंत्र पक्ष की ओर थी, किंतु वहाँ की सरकारों को स्पेन के जनतंत्र में साम्यवाद का रंग दिखाई देता था और उन्होंने तटस्थता का आश्रय लेकर जनतंत्र को बचाने का कोई प्रबल प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत रूस ने जनरल फ्रैंको को सफल बनाने हेतु प्रयास किया। रूस नहीं चाहता था कि इटली तथा जर्मनी की तरह स्पेन में भी साम्यवाद विरोधी गुट का सदस्य बन जावे। फ्रैंको फासिस्ट प्रवृत्ति का था, किंतु दूरी के कारण रूस की सहायता अधिक प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सकी। अंत में इटली तथा जर्मनी की सहायता से मार्च 1939 में फ्रैंको विजयी हुआ। इस प्रकार स्पेन के गृह युद्ध में फासीवाद की विजय हुई। रूस एकमात्र देश था जो गणतंत्र को समर्थन दे रहा था, क्योंकि वो जनरल फ्रैंको को रोकना चाहता था, पर फासिज्म में विजय हुआ। मुसोलिनी का पश्चिमी भूमध्य सागर में इटली के विरोधी गुट बन जाने का भय समाप्त हो गया। फ्रांस के विरुद्ध उसे एक मित्र मिल गया। इससे राष्ट्रसंघ की निर्बलता का पूरा प्रमाण मिला और इस निर्बलता का लाभ उठाकर अप्रैल 1939 पर अल्बानिया को इटली में शामिल कर लिया गया। मई 1939 में जर्मनी और इटली में पूर्ण अनाक्रमण और रक्षात्मक समझौता हो गया। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कर दिया। तो समझौते के अनुसार इटली को भी युद्ध में सम्मिलित होना चाहिए था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह तटस्थ रहकर ही जर्मनी को सहायता देने का प्रयास करता रहा। वह युद्ध में इसलिए भी सम्मिलित नहीं हुआ कि जर्मनी की अपेक्षा वह निर्बल था। दूसरे, इंग्लैंड और फ्रांस जर्मनी की अपेक्षा उस पर सरलता से आक्रमण कर सकते थे। तीसरे, इटली अपनी पुरानी श्रृंगार नीति के कारण युद्ध का परिणाम देखकर उसमें सम्मिलित होना चाहता था। अतः हिटलर की सफलता का पूर्ण विश्वास हो जाने पर 10 जून 1940 को मुसोलिनी ने भी मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार जर्मनी में जिस तरह नाजीवाद ने उग्र विदेश नीति अपनाकर पूरे विश्व को, पूरे यूरोप को प्रभावित किया था, वहीं इटली में फासीवाद ने भी प्रारंभ में मित्र राष्ट्रों से सहयोग की नीति अपनाई, पर धीरे धीरे उसने भी आक्रामक नीति अपनाई और विश्व के छोटे छोटे प्रदेशों पर अधिकार करने की नीति, उन्हें हड़पने की नीति अपनाई, दूसरे राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई और शीघ्र ही उसे शक्तिशाली मित्र मिल जाने पर, रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी बन जाने पर वह भी आक्रामक हो गया, जिससे कि विश्व की शांति भंग हुई और विश्व द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर हुआ।